ये तब शुरू हुआ जब मैं 5 साल की थी। मैं अपना होमवर्क कर रही थी जब मैंने अपने माँ बाप को रसोई में लड़ते हुए सुना। मैंने उन्हें पहले भी लड़ते हुए सुना था और चिल्लाने की आवाजें नॉर्मल थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने जोर से कांच टूटने की आवाज सुनी और फिर बहुत लंबा सन्नाटा। हंगामा तब शुरू हुआ जब एक पुलिस ऑफिसर दरवाजे से अंदर घुस आया और रसोई में भाग गया, जहां चिल्लाना फिर से शुरू हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये मेरे अंदर उमड़ रहे डर और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था। मेरा दिमाग समझ नहीं पाया कि मैं रोना चाहती हूं या चिल्लाना चाहती हूं। बस ऐसा लगा कि मैं वहां से भाग जाऊं। उसके बाद मुझे बस यही याद है कि मेरी माँ को लोग कहीं ले गए और उनकी कलाई से खून बह रहा था। मैंने उस पल से अपने पिता को फिर कभी नहीं देखा और मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया। मेरी माँ समय समय पर मिलने आती, हालांकि मैं वास्तव में चाहती थी कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो जब भी आती बस मुझ पर चिल्लाती रहती कि मुझे इसके जैसी बेटी नहीं चाहिए। वो कहती कि अगर मैं पैदा नहीं होती तो जीवन और आसान होता और मैं एक ऐसी गलती थी जिसे खत्म कर देना चाहिए था। मुश्किलें और भी बढ़ गई जब मेरे बड़े सौतेले भाई ने मेरे साथ अजीब तरीके से खेलना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये सब नॉर्मल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उस समय सिर्फ 9 साल की थी और ये अगले 2 सालों तक हमारा छोटा सा सीक्रेट बन गया। हमारा सीक्रेट गेम खेलने के लिए ऊपर आओ, वो कहता था। किसी को मत बताना, तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती ना। मैं बहुत चुपचाप रहने लगी और अपने आप में खो गई। एक मां ना होना, कभी अपने पिता को ना देखना और एक ऐसा भाई होना जिसने मुझे 11 साल की उम्र तक गलत तरीके से छुआ, इस सब की वजह से मेरे अंदर अनगिनत भावनाओं के तूफान उठ रहे थे और मैंने अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं उस प्रेशर को कम करने के लिए अपना हाथ काट लेती, पर असल में मुझे बस लोगों की अटेंशन चाहिए थी जो मुझे कभी नहीं मिली थी। मुझे अपने जीवन से नफरत हो गई। मैं खुद ही अपनी दुश्मन बन चुकी थी। जब मेरी आंटी को पता चला, उन्होंने मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। जब लोग मेंटल हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो वो फिल्मों के बारे में सोचते हैं, स्ट्रेट जैकेट, गद्देदार कमरे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके पास गद्देदार कमरे नहीं, बल्कि खाली कमरे थे जो एकांत में खुद को शांत करने में मदद करते थे। वहां के लोग अपने बिस्तर से जंजीरों से नहीं बंधे होते, हाँ, जब तक सच में जरूरत ना हो। और वो सभी गंजे सर वाले साइकोटिक सीरियल किलर भी नहीं हैं जिन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हूं, बल्कि ये शांत और आरक्षित लोगों से भरा हुआ था जो कभी कभी आत्मघातक हो सकते हैं। आप शायद ज्यादा से ज्यादा एक ही व्यक्ति पाएंगे जिसे किसी भी तरह की गंभीर दिमागी बीमारी थी। मैं बच्चों की यूनिट में थी जो एक छोटी सी जगह थी, पर बैठने के लिए कुछ सोफे लगे हुए थे जो कि बिल्कुल आरामदायक नहीं थे। एक टेबल और सबके देखने के लिए एक छोटा टीवी। हम बस एक के बाद एक फिल्में देखते रहते थे। जब टीवी नहीं देख रहे हो तो एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से बात करते थे जो मुझसे यहां वहां के कुछ सवाल पूछते और फिर हमें कुछ और फिल्में देखने के लिए छोड़ देते। मैं बस 3 दिनों के लिए वहां थी और भले ही ये छोटा समय था, आगे होने वाली और कई बार में ये पहली बार थी। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरा अतीत मुझे फिर से परेशान करने लगा और मुझे गुस्सा आने लगा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे नफरत होने लगी और मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस जाने लगी, लेकिन इस बार और भी गंभीरता से। मैंने गुस्से और हताशा में अपनी बाहों को चारों ओर काट लिया था, कभी कभी 1 इंच गहरा भी। बात यहां तक पहुंच गई कि मुझे होमिसाइडल कहा जा सकता था, यह विश्वास करते हुए कि जिसने भी मुझे पार किया वो मेरे हाथों से मरने योग्य था। यहां तक कि एक गलत नजर से भी मैं गुस्से से चक्कर खा जाती और मुझे खुद को संभालना पड़ता। आखिरकार स्कूल को इस बारे में पता चला और मुझे निलंबित कर दिया गया और दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। क्योंकि इस बार मैं उम्र में बड़ी थी, मुझे हॉस्पिटल के एक अलग हिस्से में रखा गया जो कि ज्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा। मैं चिंता में रहती,
आने वाले समय से घबराई हुई थी। पहली बार में मैं इतनी छोटी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन इस बार मैं सब देख पा रही थी। मेरे बोलते ही मेरे हाथ कांप गए और मेरी आवाज लड़खड़ा गई। मैंने अपने पहले कुछ दिन अपने साथ एकांत में बिताए, इस गुस्से में कि मुझे वहां वापस रखा गया था और मैंने खुद को बंद कर लिया और मुझे दी गई किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया। फिर एक दिन मेरे कमरे में एक नर्स आई और मुझसे कहा, डेमी, मेरे साथ आओ, तुम्हें यह जगह दिखाती हूं। पता नहीं क्यों उसकी आवाज ने मुझे तुरंत शांत कर दिया। इससे मुझे एक वार्मथ फील हुई, इसलिए मैं खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। हम कमरों को देखते हुए हॉस्पिटल की गलियों में चलते गए। ये कमरे चिल्लाते हुए या दीवारों से बात करते हुए लोगों से भरे हुए नहीं थे, जैसा कि लोग सोचते होंगे, लेकिन इसके बजाय लोग चुपचाप बैठकर अलग अलग एक्टिविटीज करते थे। जितना आगे हम गए, मेरी झिझक कम होनी शुरू हो गई और मैंने पाया कि मैं रंगों, आकृतियों और ध्वनियों की ओर आकर्षित होने लगी थी। मुझे नीले, लाल और हरे रंग दिखाई देने लगे। बालों में लगे बीड्स की टेबल से टकराने की आवाज सुनाई देने लगी, जो मेरी इंद्रियों को एक तरह से उत्तेजित कर रही थी, जैसा कि पहले नहीं। और पता नहीं कब मैं जाकर पर पहली बार मुझे हल्का महसूस, मेरी चिंता दूर हो गई और मुझे एक आराम मिल गया। ये राहत मुझे मनोरंजन और आर्ट थेरेपी से मिली थी और कल्पना करने की आजादी से। हम सब अलग अलग आकारों के मोती बनाते थे, ब्रेसलेट्स बनाते थे, पेंटिंग करते थे। मैं वहां बैठ जाती और बस अपने आप को खोने देती। मुझे पेंट में रंगों को आपस में मिलता देखने में अच्छा लगता था और मोतियों की सतह को महसूस करना और आपस में टकराते मोतियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। ब्रेसलेट बनाने से मैं अपने सबसे करीबी लोगों को याद कर पाती थी, क्योंकि मैं ब्रेसलेट में उनका नाम बना सकती थी और उन्हें इस तरह अपने पास रख सकती थी। हॉस्पिटल में बिताए हुए समय में से रिक्रिएशनल थेरेपी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। मैं वहां जिन लोगों से मिली वो साइकोटिक या खूंखार नहीं थे। वो लोग डिप्रेशन से पीड़ित थे, जिन्हें लगता था वो कभी ठीक नहीं हो सकते। हम में से कुछ लोग मेरी तरह गुस्सैल हो गए थे, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ था और वो अपनी परेशानी को व्यक्त नहीं कर पाते थे, इसलिए गुस्से से उबल पड़ते थे। हॉस्पिटल में रहने की सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं अपने जैसे लोगों से मिल पाई, जो वही लड़ाई लड़ रहे थे और जिनकी ऐसी देखभाल की जाती थी कि वो सच में ठीक हो सके। हमें जो भी एक्टिविटीज दी जाती थी, चाहे वो ग्रुप में हो, एकांत में या मनोरंजन के समय, ये सब आगे बढ़ने की तरफ एक और कदम था और थेरेपी जीवन को एक अलग नजरिया देने का माध्यम था। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि 4 महीने से मैं खुद को हानि पहुंचाने, डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों से बिल्कुल मुक्त थी। एक समय था कि मुझे विश्वास था कि मैं अपना 15वां जन्मदिन भी नहीं देखूंगी, लेकिन ऐसा हुआ। फिल्मों में इस तरह की जगहों का प्रदर्शन गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि डर की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल आपकी मदद कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का समर्थन पाने के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है।